चाहे कब करे टेक ऑफ जेट मेरा प्राइवेट स्टोरियां डालने लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड तेरे पे दिखता है फेक। म्यूचुअल इंडक्शन काफ़ी कमाल का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हमारे काम का भी है। अगर जिसको इंडक्शन में अगर कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब भी घबराना नहीं है, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अगर मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे पास जीरो नॉलेज भी इस टॉपिक की तभी तुम्हें म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ जाएगा। और बेसिकली मैंने बनाया है, बेसिकली क्या करता है, इसको क्या करते हैं, जो हम AC सर्किट में लगाते हैं, जो घर में सप्लाई आती है और इससे हमें DC सप्लाई मिलती है 5 वोल्ट की। तो मतलब इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, बड़ा कमाल का टॉपिक होने वाला है। ये बेसिकली डायोड होते हैं, एक कैपेसिटर होता है, IC होता है, एक कैपेसिटर होता है। जो तुमने सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर पढ़ा होगा वही कैपेसिटर है, ये डायोड है। आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये इसका काम है, समझाने वाले हैं, पूरा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा कि आखिरकार हम समझते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन समझने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बड़े काम की है तुम्हारे लिए। और ये टॉपिक ही बहुत काम का है क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। देखो जैसे इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द फिनोमेना, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रकार का फिनोमेना। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF होता है। समझे कि नहीं समझे? देखो इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, तुम इस कॉइल में सप्लाई दोगे लेकिन बल्ब जलेगा इस कॉइल में। कितना मतलब कितना कमाल की बात है यार ये। इसकी गहराई को तुम जरा समझोगे कितना कमाल का है कि देखो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन यहाँ सप्लाई दोगे और यहाँ बल्ब जल जाएगा। यही तो खासियत है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की। देखो मतलब एक प्रकार का फेनोमेना है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नाइबरिंग कॉइल। देखो इस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा जब इस कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होगी। अब समझाते हैं किस तरीके से। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कॉइल रही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, जिसमें सप्लाई लगी रहती है, और जहाँ से बल्ब जल रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। देखो बेसिकली एक चीज़ तुम जानते हो कि क्या होती है आखिरकार, इस तरीके से कॉइलिंग करना क्या होता है, सोलेनॉइड ही तो कहलाता है। तो ये बेसिकली क्या है, सोलेनॉइड है। हमने देख लिया है। हमने क्या किया कि इस स्विच को किया ऑन। जैसे ही ऑन करोगे और हम मान के चलते हैं कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया है। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो इसमें क्या होगा, इस कॉइल में करंट 0 से लेके 5 एम्पियर तक चेंज होगा। तो जब इसमें करंट होगा तो ये क्या करेगा, इसमें तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इसमें से प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि तुम जानते हो कि सोलेनॉइड क्या करता है, जब करंट की वैल्यू चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जब इस तरीके से करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी पास होंगी कि नहीं होंगी, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से। तो अब तुम जानते हो कि मान लो किसी भी लूप में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस लूप में EMF इंड्यूस्ड होता है। कहानी उसी तरीके समझो जैसे अभी तक तुमने समझा कि मान लो लूप है, इसके पास तुम मैग्नेट पास या दूर ले जा रहे थे तो इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हो रहा था। कुछ कहानी यही ऐसी है कि देखो यहाँ टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वेरिएबल, जिसकी वजह से अब इसमें से क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। कहानी इतनी सी है। देखो अब बात ये है कि ये मान लो इसमें से फ्लक्स की वैल्यू जा रही है, क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है। तो बात है कि तुम जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी ही ज़्यादा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि बेसिकली फ्लक्स की वैल्यू किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड होती है। और तुम जानते हो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है करंट पे। मतलब इसका करंट बढ़ाओगे यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और तुम जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से दूसरे बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले, सब बात करने वाले हैं। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट किसका है, इस कॉइल का। समझ में आया कि नहीं आया है? देखो जब हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, अब उस कांस्टेंट का नाम है MI।
और इसी एम को बोलते हैं हम लोग क्या, इस एम को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमें मतलब भी समझाएंगे आखिरकार म्यूचुअल का मतलब क्या होता है। इंडक्टेंस के बारे में तो हम लोग पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किए थे। देखो म्यूचुअल मतलब होता है कि आपसी, या फिर बोल सकते हैं कॉमन। अब इसका बहुत मतलब समझ में आने वाला है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना समझ में आया है। और कई कई जगह इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस का तुमने नाम रखा होगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स। देखो म्यूचुअल वर्ड इसलिए आ रहा था ताकि यहाँ दो कॉइल इन्वॉल्व हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ मैंने क्या बताई थी कि जैसे ही फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हमें क्या मिल जाता, हमें मिल जाता है ईएमएफ। बात समझ में आई कि नहीं आई है, समझे। और इस कॉइल में भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होता है, इसी को लेते हैं d∅/dt इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस लगा लो। तो हम देखेंगे कि -mdI/dt। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया है माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट अपॉन dt। अब देखो बच्चे कई बार परेशान रहते हैं कि फ्लक्स किसका है और करंट किसका है। ये जो करंट ले रहे हैं, करंट है प्राइमरी कॉइल का, जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। और जो ये ईएमएफ है ये है सेकेंडरी कॉइल में, जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितना करंट फ्लो होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आखिरकार इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो वही है कि ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू ईएमएफ इंटू आर, आर मान लो इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू ये होगी। लेकिन याद रखना जो ये करंट है प्राइमरी का, ये सेकेंडरी का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इतनी सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है। देखो एक चीज़ और याद रखना कि जो मान लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं ना, ये ना फ्लक्स पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ना करंट पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सिस्टम पर। जैसे आखिरकार ये सोलोनाइड मोलोनाइड, आखिरकार इन जो ये सोलोनाइड है इसके कोर में क्या कौन सा मटेरियल लगा, इन सब पे डिपेंड करती है। तो उसका भी हम लोग पूरा फुल डेरिवेशन करेंगे, घबराना नहीं है। लेकिन हमेशा मुझे एक चीज़ में बड़ी गुस्सा आती है कि कई बार पूछते हैं कि भैया ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की मतलब न्यूमेरिकल इक्वल टू 1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है। देखो ईएमएफ इज इक्वल टू -mdI/dt। तो कई बार तुम्हें ईएमएफ इक्वल टू होता है -m, या फिर न्यूमेरिकली दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कब बराबर हो जाते हैं, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल टू 1 हो जाए। तो अगर मान लो करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो जाता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाता है। मुझे पता है कि ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, बात फील ही नहीं हुई, आगे आगे सब कुछ फील होगा। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें हर एक टॉपिक समझ में आए। अगर अभी नहीं आया तो आखिरी तक तुम्हें हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, घबराओ नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट तो यूनिट निकालने का वही तरीका है कि अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, नहीं तो जितने भी तुम्हारे पास इंडक्टेंस होते हैं, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सबकी यूनिट होती है हेनरी, और जैसे एच से डिनोट करते हैं। लेकिन कई बार इस तरीके से कोई निकालना तो इस तरीके से निकालते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू -mdI/dt, एम इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ dI/dt। और अगर रियल मीनिंग इंडक्टेंस की समझना हो कि आखिरकार रियल इंडक्टेंस क्या होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देखें। मैंने बहुत डिटेल में इंडक्टेंस को समझाया बहुत मज़ेदार तरीके से। इस तरीके से एम इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसकी यूनिट वोल्ट और इसकी एम्पियर पर सेकंड, तो इसकी आ जाती है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि भैया आखिरकार 1 हेनरी का क्या मतलब है, समझाते हैं। देखो आखिरकार 1 हेनरी का मतलब ये होता है
कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ जो होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। कब? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 हो। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 1 है और प्राइमरी कॉइल में करंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू 1 है, तो हम कह सकते हैं कि वो 1 हेनरी के बराबर होता है। फिर भी फील नहीं आया, मुझे पता है। घबराने, आखिरी तक हर एक पॉइंट समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो एक बार रिवाइज़ कर लो। अब तुम्हें हर एक पॉइंट समझ में आएगा कि जब हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। यहाँ से तुम्हें थोड़ा फील होगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि अभी तक इंडक्टेंस कहानी चल रही है, ऐसा चल रहा है, ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से फील हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो कि सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड ए रहा, क्या रहा? एक सोलेनॉइड ए रहा। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर मैं किसी टॉपिक पे फोकस करा रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ए रहा है, इसका रेजिस्टेंस, इसका मान लो डायमीटर, रेडियस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस है R2, R1। अब हमारे पास एक दूसरा मतलब सोलेनॉइड है। देखो, ऐसे दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे हैं, देखो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इस तरीके से हैं। तो हमने देखा दूसरा हमारे पास सोलेनॉइड है और दूसरा सोलेनॉइड कुछ इस तरीके से है। ये रहा। और इस सोलेनॉइड का हम लोग मान लेते हैं, मतलब जो बेसिकली होगा तो इस तरीके से कॉइलिंग इसकी, तो इसका जो रेडियस मान लेते हैं R2। देखो, इसमें करंट जा रहा है I1, और मतलब यहाँ से करंट ऐसे गया और यहाँ से निकल आया। हम मतलब पूरा सर्किट बनाए देते हैं, घबराओ नहीं। देखो, I1 इस तरीके से ये रहा सर्किट, और इसमें जो करंट की वैल्यू है, मान के चलते हैं कि इसमें है I2। इस तरीके से यहाँ से करंट जाएगा 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 और यहाँ से निकल जाएगा। तो एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि एक प्राइमरी होने वाला तो दूसरा सेकेंडरी होने वाला है। देखो, इसका रेडियस हम R2 रखते हैं, कि ताकि ये बड़ा I2 ले रहे हैं तो R2 रख लेते हैं, और इसका रेजिस्टेंस I1, सॉरी हाँ, इसका हाँ, ये तो I1 सही रहेगा, ये R1 हो जाएगा है। जो ग्रीन वाला है वो R1 है, क्योंकि उसके अंदर I1 करंट है। जो ये वाला है इसके अंदर I2, क्योंकि इसका रेडियस R2 रख लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। और हमने एक कॉमन क्या देखी है कि दोनों की लेंथ बराबर है लेंथ इनकी L। समझे? अब देखो, अब बात ऐसी आती है कि अगर मैं इसका मान लो, जो ये इसका है, इसका रेडियस R2 है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल होगा पाई R2 का स्क्वायर। कन्फर्म? अब हम बात करते हैं किसकी? इसकी करते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। चल जा R1 का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं A1 और इसको हम मान लेते हैं A2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो, इसके अंदर हम मान लेते कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न है N2, मान लो इसके अंदर हमने मान लिए हैं 100, और इसके अंदर ग्रीन वाले के अंदर हमने मान लिए हैं नंबर ऑफ टर्न है N1, मान लिए जस्ट हमने 80 मान लिए। देख लेंगे किसको बड़ा करना किसको छोटा करना, बाद में अपन देखेंगे, पहले जस्ट इतना समझ लो। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। हमने क्या किया कि इसको हमने सप्लाई दे दी, मान लो स्विच लिया, हमने इसको ऑन कर दिया। क्या किया हमने? स्विच ऑन किया तो बेसिकली इसमें से करंट फ्लो होगा। और तुम जानते हो कि मान लो अगर कोई सोलेनॉइड है जिसमें से करंट फ्लो होगा तो क्या करेगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैग्नेटिक की वैल्यू होगी B2 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट
N2I2, N2 है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कन्फर्म? ये रहा, ये सोलेनॉइड ने कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो बेसिकली N2 क्या होता है, N2 इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अब देखो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, इस तरीके से पास हो रही, मतलब ये मालूम मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो आखिरकार इस ग्रीन वाले लूप में से तो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी? इस ग्रीन वाले में मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होंगी। और मैंने कहा था कि अगर किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं टाइम बेरिंग, तो उसके अंदर फ्लक्स आ जाता है। मतलब अगर मान लो किसी भी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वहाँ फ्लक्स देखने को मिलता है, मतलब फ्लक्स क्वांटिटी आ जाता है। तो हमने क्या देखा है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, B इंटू ए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B2, और एरिया की तो वैल्यू पर निकाल लेंगे, उससे अपन को मतलब नहीं है। समझे कि नहीं समझे? आखिरकार इसमें एक टर्न तो है नहीं है, n नंबर ऑफ टर्न है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो हमने क्या देखा है कि ए n। अब देखो एक बात क्या याद रखनी, आखिरकार फ्लक्स किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम, इस ग्रीन वाले से निकालें तो 5-1 लिख दिया है, 5-1 की वैल्यू आ गई B2AN। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखो हमने देखा है फ्लक्स इक्वल टू B2A इंटू N, N है नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न किसका? पहली वाली कॉइल का। पहली वाली कॉइल कौन सी? जो हमने ग्रीन से ली है। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे N1। देखो आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0 N2I2, μ0 N2I2। अब देखो इतनी लिख दी हमने B की वैल्यू। अब हम लिखते हैं A की वैल्यू, एरिया N1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब एक चीज़ और देखो, N2 इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन L। तो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू μ0 N2 अपॉन L I2A इंटू N1। तो फ्लक्स इज इक्वल टू μ0 N1 N2A इंटू L। मतलब इतना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, मतलब पास हो रहा है इस वाली कॉइल से, देखो इस वाले सोलोनाइड से, इस ग्रीन वाले से। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? आखिरकार यहाँ बात हो रही है दो कॉइल की, तो इसलिए हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू सेकेंड सोलोनाइड, फर्स्ट सोलोनाइड अपॉन करेंट इंटू सेकेंड सोलोनाइड। तो M इज इक्वल टू फ्लक्स की वैल्यू बोलो μ0 N1 N2, अरे मैं यहाँ I2 लिखना भूल गया, I2 है, देखो N2 I2 A I2 अपॉन I2। देखो A रही कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आती है यहाँ L आ जाएगा है कि μ0 N1 N2 A अपॉन L। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो देखो इतनी सी बात याद रखनी कि आखिरकार म्यूचुअल इंडक्शन किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ग्रीन वाला ड्यू टू इस ब्लू वाली की वजह से। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो ग्रीन है ना, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12, और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखोगे तो M2 ड्यू टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो एक बार रिवाइज कर लें, ताकि अभी कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल सोलोनाइड 2 ड्यू टू 1 भी बता दीजिए। मैं कहूँ कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये जो ब्लू से बना रहे हैं कौन सी है, ये सोलोनाइड है 2, और ये जो हम ग्रीन से बनाने वाले हैं
जो ग्रीन से बनाने वाले हैं वो है सोलेनॉइड 1। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉइल में हम देते हैं सप्लाई। मान लो हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। क्या किया इसने? इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी। यहाँ मान लो हमने लगा दिया एक छोटा सा बल्ब, इसमें से इस कॉइल इस सोलेनॉइड में से फील्ड लाइन पास होंगी तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लक्स देखने को मिलेगा। फ्लक्स की वैल्यू होती है BA इंटू नंबर ऑफ टर्न, फ्लक्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से उसका एरिया इनटू N2। इसकी वैल्यू रखो, B1 की वैल्यू रखो म्यू नॉट N1 I1, N2 की वैल्यू A रही। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि अब हम क्या करते हैं कि 5 इज इक्वल टू, देखो रखोगे तो म्यू नॉट इसकी वैल्यू रखो N1 अपॉन L N2 A इंटू I1। ये रहा सेकेंड कॉइल में से मतलब सेकेंड सोलेनॉइड में से कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है। अब आती है बात किसकी? कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 5 मतलब सेकंड वाले सोलेनॉइड में से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, और I1 मतलब पहली वाले सोलेनॉइड में से कितना करंट पास हो रहा है। तो फ्लक्स की वैल्यू रखोगे म्यू N1 N2 A I अपॉन L, ये I1 होगा अपॉन I1 से I1 कैंसिल तो M2 इज इक्वल टू म्यू N1 N2 A अपॉन L। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1। तो आखिरकार अगर तुमने देखा होगा M12 की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो ये रही M12 की वैल्यू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉइल इन दोनों का देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे प्राइमरी ले रहे हो किसे सेकेंडरी ले रहे हो, दोनों की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो M12 इज इक्वल टू M21, इसलिए इसका नाम रख दिया है M, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपल सा M लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो भी कॉइलों का अरेंजमेंट होता है दो कॉइलों का, उसे सिंपल सा इस तरीके से रखते हैं। इसी प्रिंसिपल वर्क करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वही होता है जैसे जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, ये इसी पे वर्क करता है। स्टेप अप स्टेप डाउन इसी के ऊपर सब वर्क करने वाला है। आगे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इसमें भी कुछ, इसमें देखो दो कॉइलिंग होती हैं। यहाँ इसको खोल के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कभी देखा तो देखना, इसके अंदर दो कॉइलिंग होती हैं। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी अटक रहा होगा, जिसने अगर वीडियो थोड़ी ध्यान से देखी होगी, कि भैया इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है हमें, बस इसी का कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि अभी आपने बताया था ना कि जो ब्लू वाली है उसका रेडियस ज़्यादा है, और जो मान लो ब्लैक वाली है उसका रेडियस कम है। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताइए। तो मैं कहूँगा जो अभी तुम्हें ऐसे दिख रही है, इसको बनाओ कुछ इस तरीके से। ये मान लो ब्लू वाला होगा कि नहीं होगा? समझे कि नहीं समझे? ये होगा ब्लैक वाला। अभी मान लो कि पहला केस करते हैं। क्या करते हैं? पहला केस। तो हम मान के चलते हैं कि इस पहला केस ये है कि इस ये वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहला वाला तुम्हें आसान तरीके से आ जाएगा। ए वाली प्रोड्यूस कर रही है तो फ्लक्स, और इस वाली कॉइल में से फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये मान इसका नाम 1, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1। तो फ्लक्स इन 1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इंटू इसका एरिया A1।
कन्फर्म। अब देखो सेकंड वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और अब इस सेकंड वाली कॉइल में से फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो B1 इंटू ए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया आखिरकार यहाँ ए की वैल्यू क्या रखें, हम यहाँ ए की वैल्यू क्या रखें? क्या हम इस बड़े वाले का लूप लें, इस बड़े वाले का एरिया लें, या फिर लें इसका एरिया? और एक चीज़ बता दें कि जो यहाँ दोनों A1 लिए हैं, ये लिए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्मॉलर सोलेनॉइड, मतलब जिसका रेडियस कम है। तो देखो इसका लिखो, ये लिखो एरिया ऑफ सोलेनॉइड ऑफ इनर सोलेनॉइड। इनर सोलेनॉइड कौन सी थी? S1 थी, इस बात को याद रखो। अब तुम कह रहोगे भैया आपने ऐसा क्यों लिया है? तो देखो मानता हूँ कि बड़ा वाला है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सिर्फ इतने से ही पार्ट में से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं कि नहीं? देखो जैसे इस तरीके समझो कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये मान लो बड़ा वाला सोलेनॉइड है, ये रहा छोटा वाला। तो इस कैप में से ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ पास हो रही हैं। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि उतना एरिया लेना है जितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। चाहे तुम इतना बड़ा एरिया लो लूप का, चाहे इतना छोटा लो, चाहे कितना भी बड़ा लो, हम वो एरिया लेते हैं जितने एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। समझे कि नहीं समझे? आया कॉन्सेप्ट समझ में कि नहीं आया? मान लो ये रेडियस इतना बड़ा है, इसका रेडियस है, मान के चलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है 7 मीटर, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही सिर्फ इतने में से पास। मान लो इतना बड़ा हमने ले लिया है 7 मीटर का, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही इतने में से पास, और इसका एरिया है 2 मीटर। तो फ्लक्स की वैल्यू पता क्या होगी? फ्लक्स इक्वल टू होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ये वाला सही होगा, ना कि 7 का स्क्वायर, ये नहीं होगा। ये वाला तब सच होगा जब इस पूरे इतने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू पास होगी। इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना, तब जाके समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर कह दिया जाए कि अगर इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर कोई हमने दूसरा मटेरियल डाल दिया, जैसे मान लो सॉफ्ट आयरन को डाल दिया इसके अंदर, तो आखिरकार म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो M इस इक्वल टू होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ, जो भी तुमने मान लो सॉफ्ट आयरन डाला उसकी, म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर है? फॉर्मूला है म्यू नॉट Ni N1 N2 A इंटू एल। समझे कि नहीं समझे? अगर हम जानते हैं कि N1 इस इक्वल टू होता है N1 अपॉन एल, और N2 इक्वल टू होता है N2 अपॉन एल, तो N1 इस इक्वल टू होगा N1 इंटू एल। इसके अंदर चेंज करो तो M इस इक्वल टू म्यू नॉट N1 एल N2 एल A अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल। और A की वैल्यू क्या है? A है पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि R1 इज स्मॉलर देन R2। ये इनर वाला है ना, इसलिए इसका है। तो देखो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न पर, दोनों के नंबर ऑफ टर्न पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो
एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये कौन सा एरिया है जो दोनों के अंदर कॉमन है, इतना ही सा पार्ट तो कॉमन है ना इसके ऊपर। इसका मतलब है कि अगर तुम इनर वाले की साइज बढ़ाते जाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अब हम देखते हैं कि आखिरकार किसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब देखो एक फैक्टर यहाँ नहीं आया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि देखो जैसे मान लो कभी कभार ऐसा होता है, ये प्राइमरी कॉइल होती है, मान लो सेकेंडरी कॉइल होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मान लो उसको हमने डी मान लिया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होती है। जितना ज़्यादा इस डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना कम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती जाएगी। इस फैक्टर पे डिपेंड रखना है। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। अब पहला हो गया है, दूसरा हो गया है और तीसरा हो गया है। चौथा फैक्टर ये है कि आखिरकार इन दोनों कॉइल का कैसा ओरिएंटेशन है। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो एक कॉइल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हैं तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब अगर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर तो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर मान लो कि एक कॉइल इस तरीके से है और एक कॉइल इस तरीके से है तो इस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि देखो आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड का भी बहुत ज़्यादा रोल है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो पाएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो पाए तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जानते हो कि इक्वल टू क्या होता है, I1। फ्लक्स की वैल्यू चेंज तो सब कुछ चेंज। इस बात पे भी याद रखना है। और पांचवा फैक्टर क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है परमिबिलिटी पे। कभी देखा है ना, देखो ये दिखाया मैंने यहाँ म्यू आर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है इसके ऊपर भी। मतलब जो मटेरियल तुमने इंसर्ट किया है जितनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। अब लास्ट में तुम्हारे दिमाग में दो डाउट्स रह गए होंगे, क्योंकि अगर जिसने सेल्फ इंडक्टेंस देख के रखा है तो उसके दिमाग में पहला डाउट ये रहा होगा कि भैया अगर किसी कॉइल में से करंट पास होता है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल होता है। तो तुम कहोगे जब तुम्हें पता था इतना होता तुमने इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करी? तो मैं कहूँगा कि मैंने आखिरी के लिए सोच के रखा था, अब उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक पॉइंट ये रहा है और दूसरा पॉइंट ये रहा होगा, तुम कहोगे भैया इतनी देर से पका रहे हो आप हमें बैठा के, पकाए जा रहे हो, लेकिन फिर भी अभी आपने एक बार भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का ढंग से मतलब नहीं बताया है। तो मैं कहूँगा मैं वो ही बताऊँगा। तो मैंने कहा मैं वो ही बताऊँगा। तुम कहोगे देखो भैया अगर मान लो कि दो सिस्टम है, एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम, अगर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की 10 है और दूसरे की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 17 है तो हेनरी उससे यूनिट से मतलब नहीं है। तो इन दोनों का क्या मतलब है? अगर मान लो तुम्हारे पास दो सिस्टम है, एक की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कम है, एक की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका क्या मतलब है? मैं कहूँगा मैं वो ही बताऊँगा, बस घबराओ नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार एक कॉइल है मतलब तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दोनों की वजह से आएगा ना। क्योंकि देखो अगर किसी में से करंट पास हो रहा है, बेयरिंग मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी सब हो रहा है, तो उसके अंदर अपना भी एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा, क्योंकि खुद भी एक आत्मसम्मान होता है कि नहीं होता है, खुद का भी एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो देखो हमने मान लिया कि एक कॉइल है 2 और एक कॉइल है 1। इस कॉइल का म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं L1 और इसकी मान लेते हैं L2। तो इसमें और इसका पूरे ओवरऑल का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं M। तो यहाँ एक फैक्टर आता है, एक कोफिशिएंट आता है, जिस कोफिशिएंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये कपलिंग बना है कपल से। जितनी अच्छी कपलिंग होगी उतना अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझाऊँ, घबराओ नहीं। देखो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को कैसे डिनोट करते हैं। के फॉर कृष्णा होता है, के फॉर केपी होता है, इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन रूट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ L1 इंटू L2। बेसिकली जो के होता है ना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वो बताता है कि कितनी अच्छी कपलिंग हो रही है। इस के की वैल्यू तुम्हें बेसिकली 0 से लेके 1 तक के बीच में देखने को मिलेगी।
जीरो कब होगी? जब मिनिमम कपलिंग है। और मैक्सिमम कब होगी? जब 1 कब होगी? जब मैक्सिमम कपलिंग होगी। बताते हैं इसका मतलब, घबराओ नहीं, बताते हैं। देखो सुनो, मैं बताता हूँ मैक्सिमम और मिनिमम की। अगर एक कॉइल दूसरे कॉइल के ऊपर अच्छे से मतलब कपल्ड है तो इस समय K की वैल्यू होगी 1। क्या होगी? K की वैल्यू होगी 1। यहाँ होता है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर मान लो कि एक कॉइल ऐसी रही है और एक कॉइल रही है इस तरीके से, ये मान लो L1 है, ये L2 है, तो इस समय K की वैल्यू हो जाएगी 0 और इस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है मिनिमम। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि K = 0 मतलब नो कपलिंग। नो कपलिंग मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0, 0 मतलब मिनिमम। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। अब तुम्हारे दिमाग में आखिरी क्वेश्चन रह गया होगा कि भैया कि हमने देखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू -di/dt। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, सुनो, जिस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो समझ लेना कि उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। देखो इसको अपन इस तरीके समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मान लो एक सिस्टम अपने पास ये रहा है, क्या रहा? एक सिस्टम अपने पास ये रहा है और एक सिस्टम अपने पास ये रहा है। क्या ये सिस्टम ये रहा है? हमने मान लिया कि इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं 15 है और इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है कितनी? 25। तो देखो यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ है बल्ब, या फिर मान लो यहाँ एक मीटर लगा जो वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेज़र करेगा। मान लो यहाँ भी एक मीटर लगा है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेज़र करेगा। यहाँ से तुमने क्या किया? सप्लाई दी, यहाँ से तुमने दोनों में सप्लाई दी। हम एक चीज़ क्या मान के चल रहे हैं कि di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू दोनों में 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? m/di/dt। इसमें भी क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू m/di/dt। अब देखो इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 15 है, 15 सत्ते 105, मतलब जो मीटर मेज़र करेगा ना इसको मिलेगी 105 वोल्ट। देखो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 7 है, इसकी वैल्यू 25 है, 25 7 35 3 14 17 175 वोल्ट। ये है फ़र्क इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू का अलग अलग होना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक बात समझ में आ गई होगी। जाते जाते हम क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराए देते हैं। तो देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर और विथ 20 टन्स पर सेंटीमीटर, मतलब एन की वैल्यू है 20 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, completely surrounded by another coaxial solenoid of the same length, मतलब दूसरे, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25। इसको A2 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं A1। कितनी है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ टन की वैल्यू मान लेते हैं, N2 की वैल्यू दी रखी है 25। तो उन्होंने कहा कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो उसने कहा इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो एल की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। कन्फर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? तो होता है नंबर ऑफ टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो यहाँ N1 की वैल्यू क्या होगी? 20 इंटू
सॉरी देखो, हाँ 20 इंटू 50, तो आंसर आया 1000। मतलब n1 की वैल्यू कितनी है 1000। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, यहाँ n2 की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 50। क्या करोगे 25 इंटू 50 जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसका आंसर आएगा 1250। कन्फर्म। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और इसका जब तुम एरिया चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करते हैं, अगर अभी नहीं सीखोगे तो ज़िंदगी में नहीं सीखोगे। चुल्लू भर पानी लो, उसमें तैरना सीखो। इस यहाँ तक आ गई है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होता है μ0 n1 n2 और A अपॉन L। अब बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि एरिया तुम्हें कौन सा वाला लेना है। एरिया लिया जाता है इनर वाला। देखो इतना तो कॉमन सेंस होगा कि 40 25 से तो बड़ा ही है, तो 40 ऐसा होगा, 25 इनर होगा, तो यहाँ लोगे 25 वाला। तो पूरा सॉल्व करो, μ0 की वैल्यू रखो। μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, 4π इंटू 10⁻⁷। n1 की वैल्यू रखो 1000, n2 की वैल्यू रखो 1250, A की वैल्यू रखो 25 इंटू 10⁻⁴ और L की वैल्यू रखो 0.50। तो आंसर आएगा 7.85 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो 7.85 मिली हेनरी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।